हेलो प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आप सबको राजेश कल्याणा की ओर से गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। तो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर हम करेंगे आज पार्ट 10 विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। विस्थापन जो अभिक्रिया है वो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील जो आपके तत्व होता है या परमाणु होता है या समूह होता है, वो कम क्रियाशील को उसके यौगिक में से हटा देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया को दो भागों में बांट सकते हैं हम। पहली जो है वो है एक विस्थापन अभिक्रिया और दूसरी जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं सक्रियता श्रेणी की, कि हमारे साइंस के अंदर रसायन विज्ञान में जो तत्व ज़्यादा क्रियाशील है उनको ऊपर लिखा गया है और जो कम क्रियाशील है वो नीचे लिखा गया है। तो सक्रियता श्रेणी के अंदर जो रिएक्टिवेट या उसको कहते हैं क्रियाशीलता का क्रम घटते हुए अवरोही है। तो देखिए ये आपके सामने एक सक्रियता श्रेणी है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटम और ये आ गया आपके सोना, ओरम, AU। अब देखिए आप कि हम इसको याद करने के लिए आपको थोड़ा कोई ट्रिक्स भी बताएंगे, कोशिश करेंगे ताकि आपको यह अच्छी तरह से याद हो जाए। लेकिन आप देखिए इसमें कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो पोटेशियम, जैसे लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तो इनको इस टाइप से लिखा गया है। अब जो कम क्रियाशील होते हैं या हम जिसको बोलते हैं, ये देखो आपके सामने, ये इनको बोलते हैं, ये कॉपर, ये अर्जेंटम, ये ओरम, यानी कि तांबा, चांदी, सोना। इनको हम सिक्का धातुएं भी बोलते हैं। कौन सी धातुएं? सिक्का धातुएं, कॉइन्स मेटल। तो ये सिक्का जो धातुएं जो होती है बहुत कम क्रियाशील होती है, ठीक है, इसलिए इनको रासायनिक श्रेणी में नीचे की ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम की और पोटेशियम की। तो ये इतनी ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है कि ये हवा के अंदर नमी से भी क्रिया कर लेती है, यानी कि जल से भी क्रिया करके विस्फोट पैदा कर देती है और नुकसानदायक भी हो सकती है, इतना ज़्यादा विस्फोट। और जितने भी आपके परमाणु बम वगैरह या जो विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। ज़्यादातर जो आपके पोटेशियम, सोडियम और लिथियम ऐसी धातुएं हैं जिनको केरोसिन में रखा जाता है। और ये धातुएं इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, धातुएं होने के बाद भी अपवाद है। हालांकि धातुएं कठोर होती है, लेकिन ये जो धातुएं हैं वो इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो देखिए हमें थोड़ा बहुत पता चल गया है कि जो कम क्रियाशील है वो सिक्का धातु है, अधिक क्रियाशील है वो सोडियम और पोटेशियम है। तो देखिए अब हम आगे चलते हैं कि इसको याद कैसे करें। मान लो कि इसको याद करवाने के लिए मैं कहता हूं कि मान लो इसमें दो पात्र हम सबमिट करते हैं। एक पात्र है जिसका नाम है, मान लो एक लड़की है, उसका नाम है कनिका है, और एक उसका पिता है,
उसका नाम है मान लो जनक। जनक वैसे भी पिता ही होता है। देखो ये एक मान लो सोनार है जो सोने का काम करता है, ठीक है। अब होता क्या है कि कनिका को क्या चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, मान लो हम ऐड कर देते हैं, कनिका को क्या चाहिए, कार चाहिए। अब क्या हुआ कि इसका जो बिजनेस है, जनक का जो बिजनेस है वो फेल हो जाता है, थोड़ा डाउन हो जाता है, और जिसके कारण ये जो है सोनार है ये क्या करता है कि इसको कार दिला नहीं सकता। तो इसको देखो, इसके हम करेंगे कि कनिका, ये हो गया कनिका। कनिका मांगे, यहां पे मैं लिख देता हूं कार अपनी तरफ से, ये साइलेंट है, इसको यूज नहीं करना। कनिका, कनिका मांगे कार, कनिका मांगे कार, ठीक है। जनक, ये है जनक, इसको कहेंगे हम जनक। ये कनिका है, ये है कनिका। बनता तो ये कनाका है, लेकिन आप इसको कनिका बोल सकते हैं। कनिका कार, कनिका मांगे कार, जनक फिर क्या करता है, पीता है, फिर पीता है, ठीक है। अब पीने का कारण क्या है इसका, इसका कारण जो है, पीने का कारण है कि इसके सोने के जो भाव है वो घट गए। क्यों है जी आगे, कॉपर है जी आगे ओरम से, यहां पे आप से जोड़ लो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा लिख के भी बता देता हूं, यहां पे थोड़ा आप लिख लेना, याद रखने के लिए है वैसे। कनिका, कनिका, कनिका मांगे कार, जनक फिर पीता है। और कारण क्या है, ये कहता है क्यों है जी आगे ओरम, क्यों है जी आगे कॉपर, सॉरी यहां क्यों मतलब कॉपर लिखो, कॉपर है जी आगे किससे, ओरम से, ओरम यानी कि सोने से, ठीक। छोटी सी कहानी है कि कनिका कार मांग रही है, लेकिन जनक क्या है, ड्रिंक करने लग जाता है। क्यों, क्योंकि कॉपर है जी आगे ओरम से, सोने से, तांबे की ज़्यादा वैल्यू है। बस ये छोटा सा आपको यहाँ पे मैंने बताया, बाकी आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें इस ट्रिक्स को याद करने के लिए। बाकी आपके दिमाग में अगर कोई अलग ट्रिक्स है इससे बेस्ट, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। अब देखिए कि यहाँ पे आ गया, एक बार और मैं रिवाज करता हूँ कि कनिका मांगे कार, जनक फिर पीता है, कॉपर है जी आगे ओरम से। ये दो चीज़ें आपको जोड़नी है, ये एक तो कार यहाँ पे ऐड करनी है, एक ये से, बाकी इसके अंदर से ही आपको निकल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट, कि सबसे पहले बात ये है कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है इसमें, पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील कौन है इसमें, सोना। और आपको मैं याद रखने के लिए एक बात और भी बता देता हूँ कि सोना जल्दी से किसी के साथ में क्रिया नहीं करता। सोना किसी के साथ क्रिया नहीं करता तो हम कहते भी हैं कि सोने को काट नहीं लगती, सोने को जंग नहीं लगती। इसका कारण यही है कि सोना क्या है, सोना ही रहता है, खरा रहता है, ठीक है। कम क्रियाशील है, इसीलिए किसी के साथ क्रिया करता नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया है। तो ये कहावत से भी आपको ये चीज़ याद हो जाएगी कि नीचे कौन से तत्व आएंगी।
तो ये पोटेशियम, ये सोडियम, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, लोहा, पी, लेड और हाइड्रोजन, कॉपर, तांबा, Hg मरकरी और Ag आपके अर्जेंटम जिसको चांदी कहते हैं, ओरम सोना। अब देखो ये चीजें जो है, अगर ये चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, तो वो आराम से हाइड्रोजन को निकाल सकती है, हाइड्रोजन का विस्थापन कर सकती है। अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया पे। विस्थापन अभिक्रिया पर बात करेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया आपके सामने कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की है, और देखिए इसमें कि एक विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए इसमें सबसे पहले लेते हैं हम एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। तो एक विस्थापन अभिक्रिया में हम बात करेंगे कि एक विस्थापन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया देखिए, एक विस्थापन अभिक्रिया में एक ही क्रियाशील जो आपके तत्व है वो उसके यौगिक में से कम क्रियाशील को हटा देगा और वहां पे खुद शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि ये आपके सामने कॉपर सल्फेट लेते हैं। ये आपके कॉपर सल्फेट है और ये आपके ले ली मैंने यहाँ पे फेरस। देखिएगा कॉपर सल्फेट और फेरस में से रासायनिक श्रेणी में देखो कौन क्रियाशील है? फेरस ज़्यादा क्रियाशील है और फेरस ज़्यादा क्रियाशील है। हालांकि कहने का मतलब है कि जो फेरस है वो ऊपर है रासायनिक श्रेणी में, ठीक है। फेरस रासायनिक श्रेणी में क्या है? ऊपर है, और कॉपर क्या है रासायनिक श्रेणी में? नीचे। तो इसके जो ये जो कॉपर सल्फेट है इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपर सल्फेट। अब देखिएगा इसमें कि कॉपर सल्फेट और ये हैं आपके फेरस, इसको क्या बोलेंगे हम? फेरस बोलेंगे, कॉपर सल्फेट और फेरस। अब जो कॉपर सल्फेट और फेरस है तो इसके अंदर ये जो है ज़्यादा क्रियाशील है, ये यहाँ से इसको हटा देगा कॉपर को और खुद यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पे फेरस और यहाँ पे आ गया आपके सल्फेट और ये कॉपर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कि कॉपर सल्फेट में से फेरस ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो इसके लवण में से ये फेरस आ जाएगा, कॉपर वहाँ से हट जाएगा और फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कॉपर सल्फेट और आपके फेरस में अगर क्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में? आपके पास जो है फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बन जाएगा। तो अब इसमें इसको लिख लो आप, ये है आपके फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट है और ये आपके है कॉपर, जिसको आप तांबा भी कह सकते हो। अब इसको अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि एक परखने लिए टेस्ट ट्यूब है
और इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट कैसे रंग का होता है? नीले रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है? नीला। ये क्रिया विधि भी है। अब इसके अंदर हमने एक कील डाली। ये कील है, लोहे से बनी हुई कील है ये। और ये कील जो है इसके अंदर जैसे ही डाली, कील को आप क्या कहोगे? लोहे से बनी है तो फेरस की है। जैसे इसमें बेटा डालेंगे तो अभिक्रिया के बाद में क्या होगा कि जो कील है वो इसके अंदर जो है वो किस कलर की हो जाएगी? रेड कलर की हो जाएगी या गहरी भूरी हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी। कलर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इस पे क्या आ गया? फेरस का जो है, कॉपर का जो है कलर इस पे फेरस सल्फेट बन गया। ठीक है। और जो कॉपर है, मान लो ये आपके पास में जो इसका जो विलेन का रंग है, वो विलेन का रंग कैसा हो जाएगा? ये विलेन का जो रंग है वो बिल्कुल रंगहीन हो जाएगा। ये विलेन रंगहीन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। कहने का मतलब जो रंगहीन थी, ये यहाँ पे रंगहीन थी और ये रंगीन था नीले रंग का। जो रंगहीन है वो तो रंगीन हो जाता है और जो रंगीन है वो रंगहीन हो जाता है। तो इस टाइप से आपको ये एक विस्थापन अभिक्रिया समझ में आई होगी। तो हम बात करते हैं एक विस्थापन अभिक्रिया के बारे में कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब बात करें कि क्या ये अभिक्रिया सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया को ही बता रही है, क्या और कोई अभिक्रिया भी इसमें हो रही है? तो हाँ प्रिय बच्चों, इसमें एक अभिक्रिया और भी हो रही है, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको भी आप ध्यान से समझ लें। छोटी सी बात है कि ये अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया के तहत भी आती है। ये रिडॉक्स के तहत कैसे आती है? रिडॉक्स अभिक्रिया को बोलते हैं उपापचयन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को हम इस टाइप से भी समझेंगे ताकि ये आपके रिडॉक्स अभिक्रिया में भी काम आए। तो कहने का मतलब है कि आप इस अभिक्रिया को विस्थापन के साथ साथ में रिडॉक्स के अंदर भी अंतर्गत भी ले सकते हो। तो देखिए आप इसमें कि देखो इसमें अब थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा अटेंशन बढ़ाइए। इसमें देखिए बेटा कि कॉपर सल्फेट को अगर हम अलग करेंगे तो प्रिय बच्चों कॉपर की संयोजकता 2 है और सल्फेट की संयोजकता -2 है। ध्यान रखना, आपको सिर्फ अभी याद करना है। ठीक है, आपको ये नहीं है कि ये संयोजकता जो है किस टाइप, तो ये तो पूरा टॉपिक है, वो उसके अंदर हम समझा देंगे। पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कॉपर की संयोजकता 2 है और सल्फेट की -2 है। फेरस की अकेले की यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था कुछ नहीं लेते। यहाँ पे फेरस सल्फेट को भी ऐसे तोड़ेंगे, फेरस की 2 और सल्फेट की क्या होता है, यहाँ भी -2 थी, यहाँ भी -2 होगी। अब देखिएगा इसमें बेटा कि अगर मैं देखूं यहाँ पे लिखूं इसकी संयोजकता के बारे में, तो इसकी संयोजकता में लिखूं तो आप ध्यान रखना कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर की संयोजकता कितनी है बेटा? 2 है। ठीक है, कॉपर की 2 है और सिर्फ हम धनायनों की लिखेंगे जो आगे लिखे जाते हैं, धनायन या मेटल्स की। ठीक है, धातुओं की। यहाँ पे संयोजकता इसकी क्या मानेंगे हम? यहाँ पे इसकी 2 मानेंगे और यहाँ पे इसकी 0 मानते हैं संयोजकता। ठीक है, यहाँ पे फेरस सल्फेट में फेरस की बेटा जी 2 होगी और यहाँ अकेला है तो इसकी 0 मानेंगे। ध्यान रखना 0 किसकी मानी जाती है, एक तो जो अकेला हो उसकी, और या इसके जैसा अलग कोई एक जैसा अलग जुड़े हुए, जैसे Cl जुड़े हुए हैं तो उनकी Cl2 की है, हाइड्रोजन की है, नाइट्रोजन की, उनकी तो 0 मानी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए जो संयोजकता है यहाँ पे बेटा, वो कॉपर की +2 से किस में जा रही है? 0 में। तो जब ऑक्सीकरण अवस्था, जब संयोजकता घटती है तो उसका क्या होता है? उसका होता है रिडक्शन।
तो इसका हो जाएगा क्या बेटा, अपचयन हो जाएगा। ध्यान से सुनना इसको, थोड़ा ध्यान से, इसको हम रिडक्शन भी कहते हैं। और बेटा फेरस की 0 से +2 में संयोजकता चली गई, तो इसका मतलब हो गया, इसका क्या हो गया बेटा जी, ऑक्सीकरण, या इसको हम बोलेंगे उपचयन, इसको हम उपचयन भी बोलेंगे या इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो एक का ऑक्सीडेशन हुआ है और दूसरी का रिडक्शन हुआ, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिलकर कौन सी रिएक्शन बनाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बनाते हैं। कौन सी रिएक्शन बेटा जी, ये है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी विक्रिया जिसमें क्या होता है, अपचयन और उपचयन दोनों होता है, उसको रिडॉक्स या उपापचयन रिएक्शन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।